समस्या में नहीं है समस्या, समस्या में नहीं है समस्या, समस्या को समस्या समझना, समस्या को समस्या समझना असल में समस्या से बड़ी है समस्या। हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल विश्वकर्मा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब वीडियो रिलेटेड टू क्लास 10 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो से पहले मैंने आपको क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैथमेटिक्स के ट्रिक्स भी बताए हैं, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहा। आप लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया और आप सबके भारी भरकम डिमांड की वजह से आई वॉज टोटली कम्प्लेक्स्ड, आई वॉज टोटली फोर्स्ड to make such type of strategy of science which will be more helpful to you in the future. Okay friends, तो आज आपके लिए क्लास 10th साइंस का फर्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। क्लास 10th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि फिजिक्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि फिजिक्स जो बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, फिजिक्स के नाम पर कोई डर सा लग जाता है, वो क्या हो, जड़ से उखड़ फेंका जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स सब्जेक्ट, व्हाई दिस इज एन ह्यूमर इन द सोसाइटी दैट एवरीवन इज परप्लेक्स्ड बाय दिस। व्हाट इज द रीजन एसोसिएटेड? इन फैक्ट, इफ यू डू नॉट स्टडी एनीथिंग फंडामेंटली बेसिकली, देन इट विल गो आउट ऑफ it. But friends, after observation, after analysis physics subject, I found that this is very, very easy to prepare. Friends, you know that physics is derived from physis. Physis means nature. Okay? And in nature you will find that abiotic factor, that is non-living factor, are two. First, matter, which includes solid, liquid and gas, and second, energy. The mutual interaction of matter into energy, energy into matter is called physics. And there are two physics, first classical physics and second modern physics. Father of classical physics is Vermeer and father of modern physics are Albert Einstein and Sir Isaac Newton. ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से क्लास 10th फिजिक्स का प्रिपरेशन आसानी से किया जा सके और हम अच्छा स्कोरर बन सकें, अच्छा प्रिपरेशन कर सकें, अच्छा मार्क्स उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चूंकि अब ऐसा समय से चल रहा है कि वी हैव नो टाइम टू बी ए ग्रेट स्कॉलर, बट वी हैव टू अटेम्प्ट टू बी ए ग्रेट स्कोरर। तो फ्रेंड्स, अभी अच्छा मार्क्स आप अचीव कर सके, स्कोरर बन सके, इसके वास्ते मैं क्लास 10 फिजिक्स की स्ट्रेटजी आपके सामने लाया हूं। आइए देखते हैं और किस तरह से किया जाए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से 30 to 40% सिलेबस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। आई थिंक यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट में आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आइए देखते हैं क्या रिड्यूस हुआ है, क्या स्टडी करना है, क्या क्या है। मैंने इसमें सब कुछ निचोड़ कर दे दिया, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा और आपके अंदर का डर के गायब हो जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट में या साइंस सब्जेक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने थे इन द बिगिनिंग। टोटल चैप्टर फ्रेंड थे 16। कितने थे फ्रेंड्स? 16 चैप्टर्स थे। तो ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक 30% सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया, दैट इज कंप्लीटली रिड्यूस्ड, पूरी तरह से रिड्यूस कर दिए गए हैं, अर्थात आपको स्टडी नहीं करना है। फर्स्ट इसमें है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो ईबीएस के अंतर्गत आता था। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ईबीएस के अंतर्गत आता था। और तीसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत आता था। ये इन तीन चैप्टरों को कंप्लीटली एरेडिकेट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं फ्रेंड्स? 13 चैप्टर्स। कितने पढ़ने हैं फ्रेंड्स? 13 चैप्टर्स। तो हम देखते हैं कि 13 में फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बताया कि फिजिक्स में 4 चैप्टर्स हैं, केवल 4 चैप्टर्स। तो 13 में 4 चैप्टर्स ही हैं, मतलब नियर अबाउट 25% इसका रोल है। तो डर कहाँ पे?
इनफैक्ट फ्रेंड, जब हमारे पास सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है तो हम विनर नहीं बन पाते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो सही स्ट्रेटेजी को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फिजिक्स में 4 चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर किस चैप्टर में क्या क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे कैसे करना है, उसको मैंने यहाँ समाप्त कर दिया है। जैसे चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स, चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स, चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स, चैप्टर 4 ऑफ फिजिक्स पोर्शन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं 1 बाय 1। चैप्टर 1 को लेते हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और फ्रेंड्स एक बड़ी चीज, इन चारों चैप्टर में फिजिक्स के 2 यूनिट्स इंक्लूड किए गए हैं, स्पेशली 2 यूनिट्स। फर्स्ट है हमारा लाइट, जो कि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत स्टडी किया जाता है, फिजिक्स की ब्रांच रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत। और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ओके फ्रेंड्स, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। करंट के जो है इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं, केमिकल इफेक्ट भी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब देयर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें से हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। चैप्टर के नाम से आपको लगता है कि प्रकाश का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और प्रकाश का रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि लाइट को जब मिरर पे डाला जाएगा, पॉलिश सरफेस पे डाला जाएगा, तो क्या होता है, अपने मीडियम में लौट आता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका डिफिनेशन, उसके रूल्स क्या होते हैं, यह अपने को पढ़ना होगा। रिफ्लेक्शन में सबसे अच्छा एग्जांपल आपने सुना होगा कि एक कांच की ग्लास लेकर उसमें पानी भर दिया, उसमें कोई पेन डाल दिया, पेंसिल डाल दिया जाए, तो वह थोड़ी सी टेढ़ी नजर आती है, क्योंकि लाइट कहाँ से इंसर्ट करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, है ना। तो वो थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, तो वहां पर आपको डेविएशन दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, अपने को फ्रेंड्स स्पेशली इस चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ पर है ही नहीं। फिजिक्स की चैप्टर 1 पे, चैप्टर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही नहीं, या तो वेरी शॉर्ट है या शॉर्ट है, अर्थात या तो एक 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, या 2 मार्क वाले या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, मतलब वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रॉब्लम कितनी है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर का नाम था उसी के बेस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, जैसे देखिए 1 बाय 1 में लिखा क्या, डिफिनीशन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला क्वेश्चन छोटा सा हो गया। उसी तरह से डिफिनीशन, लॉज, कॉजेज एंड एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा क्वेश्चन हो गया, कितना आसान है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, शॉर्टकट में इसको RI या म्यू बोला जाता है, और रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मतलब आपको प्रैक्टिकल भी आपके टीचर्स ने बताया होगा जब भी ऑफलाइन क्लास चला होगा कि ग्लास स्लैब पर लाइट जब क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, उसके बाद इमर्जेंट में जो है लाइट थोड़ी सी डेविएट होती हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे से क्या करते हैं, ग्लास स्लैब रखकर किधर से देखते हैं कि कहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ पर लाइट आती हुई नजर आ रही है, दो पिन लगाकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ग्लास स्लैब के साथ से। ये बहुत ही आसान है, एक बार आप पढ़ेंगे, चूंकि प्रैक्टिकल का मैटर है तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज है, बच्चे लोग को ये टफ क्यों लगता है, टफ लगने का कारण ये है कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बच्चे लोग को क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इन द केस ऑफ लेंस, इन द केस ऑफ मिरर, अपने को इमेज फॉर्मेशन देखना है। अर्थात जैसे हमने कन्वेक्स लेंस ले लिया, बीचों बीच ऑप्टिकल सेंटर्स होते हुए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में F1 F2 F1, राइट हैंड साइड में क्या F2 2 F2 है, और 2 F1 से पहले इन्फिनिटी है। तो हम क्या करते हैं, जो लाइट होती है उसकी पहली मतलब जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी पहली केस क्या होती है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पर रखा जाता है, फिर इन्फिनिट और 2 F1 के बीच में रखा जाता है, फिर 2 F1 पे रखा जाता है, फिर 2 F1 और F1 के बीच में रखा जाता है, फिर F1 पे रखा जाता है। उसी तरह से इसका जो इमेज है, जैसे जैसे नजदीक आ जाता है उसका इमेज क्या होता है, क्लोजर होते चला जाता है, सही, ये इन्फिनिट से नजदीक होते चला जाता है और इसका इमेज दूर होते चला जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन 5-6 केसें हैं, 5-6 केसें फ्रेंड्स, उसको आप स्टडी करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं रहता, बुक्स में क्या है, चार्ट बनाकर उसको समझाया गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चूंकि फिजिक्स की चैप्टर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ न्यूमेरिकल होना लाजमी है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे आप याद रख सकते हैं
W अपान क्यू आर ए अपान रो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, ये लेंस फार्मूला देख रहे हैं। और लेंस क्या कहते हैं मिरर फार्मूला 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। एकदम सिंपल फार्मूला। इसमें यू वी एफ के मान में से तीनों में से कोई दो को दिए जाएंगे, तीसरा वैल्यू आपको निकालना होगा, तो साइड लेसियम लेकर के साइड और चेंज करके निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है, एक सिर्फ एक र्यूमर बना हुआ सोसाइटी में, अदरवाइज इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अगले टॉपिक में चलते हैं, अगले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर 2 के अंतर्गत, जो कि हमारा ह्यूमन आई है और कलरफुल वर्ल्ड है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो चैप्टर 1 था, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं था, कुछ भी रिड्यूस नहीं था, नो डिलीशन, लेकिन यहाँ पर कुछ डिलीटेड है। तो मैंने यहाँ पर एक जगह समअप कर दिया है कि क्या डिलीटेड है। तो डिलीटेड में जैसे देखिए, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एनालिसिस, ये रिड्यूस है, मतलब ये आपको नहीं पढ़ना था। तो पढ़ना क्या है, हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी, माने बच्चे में क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े होंगे और किस तरह से पढ़ा जाए कि आसान हो जाए फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। हिंदी में उसको बैजानिया पिनाला बोलते हैं और इंग्लिश में सॉफ्टवेयर में विबग्योर के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा होता क्या है फ्रेंड्स, जब लाइट प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो न केवल वो 7 रंगों में बढ़ती है, 7 रंगों में बढ़ने की क्रिया को डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। पढ़ते हुए आपको 7 रंग प्राप्त होते हैं, जैसे इंद्रधनुष के कलर होते हैं। और होता क्या है कि इसमें 2 बातें होती हैं, लाइट अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है, सबसे पहले उसका डेविएशन होता है, उसके बाद उसका डिस्पर्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पर सिर्फ हमको डेविएशन की डिमांड होती है, डिस्पर्शन की डिमांड नहीं होती है, डिस्पर्शन की डिमांड होती है तो डेविएशन की डिमांड नहीं होती है फ्रेंड्स। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, मतलब दोनों फिनोमेना से कोई एक ऑकर हो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब व्हाइट लाइट को रिकम्बाइन कर दिया जाता है। मतलब एक प्रिज्म से लाइट होकर गुजरेगा तो 7 रंगों में बढ़ जाएगा, फिर दूसरा प्रिज्म जिसके एंगल क्या होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे, वह सातों कलर जो है जब दूसरे प्रिज्म को गुजरेंगे तो क्या होंगे, एक जगह कोइंसिडाइड हो जाएंगे, एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो एक ही लाइट आएगी और एक ही लाइट इमर्जेंट होगी, मतलब डिस्पर्शन ना यहाँ पर नहीं होगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म, मतलब यहाँ डेविएशन सिर्फ होगा लेकिन यहाँ डिस्पर्शन नहीं होगा, इस वजह से इसको बोला जाता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। आगे देखते हो फ्रेंड्स, चूंकि मैंने बताया कि प्रिज्म को बताते बताते मैंने आपको रेनबो का एग्जांपल दिया, तो सिंपल सी बात है, रेनबो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 2 प्रकार के रेनबो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो कब बनता है, सेकेंडरी रेनबो कब बनता है, उसकी कंडीशन, उसकी काज, रेनबो की डिफिनेशन क्या होती है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस फ्रेंड्स इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है रेनबो होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी आपको तैयार करना जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 और चीजें स्टडी करेंगे, एक होगा हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जैसे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, जब हमारे पृथ्वी से ऊपर जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रेजेंट पाया जा रहा है, जब उससे सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो क्या होती है, अपने मार्ग से डेविएट हो जाती हैं। तो चूंकि एटमॉस्फेयर में क्या है कि एटमॉस्फेरिक गैसें मौजूद हैं, जब अल्ट्रावायलेट रेज़ से टकराती है तो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी में मौजूद व्यक्ति को वो चीज थोड़ा सा लगता है कि झुंझुला रहा है, थोड़ा सा टिमटिमा रहा है, उस तरह से आभास होता है। अर्थात फ्रेंड्स यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंतर्गत हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ना है, उसके क्या कारण है, उसके कुछ फिनोमेना, जैसे मैंने 2 यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, फिर एक्स्ट्रा भी कर दिया, कुछ और भी अपने बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे टिमटिमाते हुए कोई नजर आते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स जो है ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। इस तरह से आप कुछ एग्जांपल्स और भी तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का क्या होगा, बिखर जाना, स्कैटरिंग हो जाना, इसमें भी डिफिनेशन का है, उसकी कुछ फिनोमेना को आपको स्टडी करना है। जैसे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये सब कुछ छोटे छोटे परसेप्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको आप करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही थे, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन तो था ही नहीं, तो प्रॉब्लम कितने पुत्र आइए देखते हैं। चैप्टर 3 में हम चलते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर 3 जो कि इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन है, मतलब 2 चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स का था जो आपको मैंने बतला दिया। उसके बाद चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की खास बात है फ्रेंड्स, इससे न्यूमेरिकल गजब के आते हैं और बच्चों को मजा खूब आता है। क्यों मजा आता है, क्योंकि उसमें फार्मूला एकदम छोटा छोटा रहता है, जैसे Q इक्वल टू Ne, I इक्वल टू Q बाई T, है ना, V इक्वल टू W बाई Q, लाइक से छोटा छोटा फार्मूला रहेगा। इन तीनों फिगर में से कोई 2 दिया जाएगा, किसी एक को निकालना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले डिफिनीशन, फार्मूला और न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। जैसे डिफिनीशन, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको अपने को पढ़ना है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये डिफिनीशन, फार्मूला और उसका न्यूमेरिकल लगाना, 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन है एक। उसके बाद फ्रेंड्स हमको जानना है रेजिस्टेंस क्या होता है। चूंकि ओम्स की लॉ में आपने देखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, जिसको हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लग जाता है, जिसको R बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये बताना, और रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स की बात करें, कम से कम 3-4 तो फैक्टर आप लिखेंगे, डिफिनेशन लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ फैक्टर्स जो है रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाले जो कारक है, फैक्टर्स हैं, उनकी सहायता से आप ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला रो इक्वल टू RA/L प्राप्त कर सकते हैं, जिसका न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जैसे मान लीजिए L दिया है, रो दिया है, R दिया, A पूछ सकता है, मतलब 4 यहाँ जो क्वांटिटी है, चारों में से कोई 3 दिया रहेगा, गिवन डेल्टा 1 क्या होगा, अननोन होगा फ्रेंड्स, उसको आपको क्या करना है, यहाँ डाल के फार्मूला उसको डिराइव करना है। अर्थात यहाँ जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल इस रेजिस्टिविटी का आपको लगाना है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बहुत ही आसान टॉपिक कि 2 या 2 से अधिक रजिस्टर दिए जाएंगे, उनको सीरीज और पैरेलल ऑर्डर में जोड़ना है। फ्रेंड्स मिक्स्ड ऑर्डर भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सीरीज और पैरेलल ऑर्डर है, उनको जोड़ना है, और जो आपको फार्मूला प्राप्त होगा, जैसे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो आपने देखा कि पैरेलल और सीरीज ऑर्डर के क्रम से जो फार्मूला अपने को प्राप्त हो, उसी फार्मूले को आपको प्लेन न्यूमेरिकल लगाना, और साथ साथ कुछ सर्किट बने रहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को वो फार्मूला इंप्लीमेंट करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, सर्किट के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं फ्रेंड्स, उसको आप तैयार करेंगे। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, करंट का जैसे मैंने बताया, यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट सिलेबस में आपके यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी तरह से हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट होता है मतलब जैसे किसी वायर में करंट काफी देर तक फ्लो की जाए या काफी मात्रा में फ्लो की जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यदि ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, वो तार जो उतनी मैग्नीट्यूड को संभाल नहीं पाता, वो गर्म हो जाता है, टूट जाता है। तो तार के गर्म हो जाने की क्रिया को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ओके, या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट फ्रेंड्स बोला जाता है। तो वैज्ञानिकों ने इस बुराई को हटाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो हटा नहीं पाए। तो उस बुराई का फायदा उठाते हुए उन्होंने कुछ क्या बना दिया, अप्लायंसेस बना दिया, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, लाइक सो मच फ्रेंड्स, उन्होंने बनाया। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपको हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उनका क्या कारण है, और जो हीट उत्पन्न हो रही है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। तो फ्रेंड्स ये जो फार्मूला है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हमको साफ से बता रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जितना देर तक करंट फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें हीटनेस उत्पन्न होगी, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीटनेस भी उतनी ज़्यादा उत्पन्न होगी, और करंट जितना ज़्यादा एम्पियर का फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा हीटनेस उत्पन्न होगी। यदि आप इसको कम कर देते तो ये भी कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके न्यूमेरिकल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आता है, और साथ ही साथ मैंने बताया इसके जो अप्लायंसेस, जिस बुराई का फायदा उठाकर उसको बनाया गया, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में भी आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू W/T आपने सुना ही होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स P इक्वल टू W/T या P इक्वल टू VI या P इक्वल टू V²/R, ये किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, इसका आपको पहले डेरिवेशन करना है। उसके बाद ये जो फार्मूला आपको पावर का दिखाई दे रहा है, इस पावर के फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल लगाना है। एग्जाम के क्वेश्चन श्योरली पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन जो फ्रेंड्स बन सकता है न्यूमेरिकल के अंतर्गत, वो ये है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। मतलब जैसे आपके घर में बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे, मान लीजिए 10 वाट का 5 बल्ब लगा हुआ है ना, पंखे लगे हुए, हीटर लगे हुए, रेफ्रिजरेटर लगे हुए, सबकी कैपेसिटी अलग अलग, सबकी पावर अलग अलग है। तो एक महीने में कितना खर्च आएगा, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है तो पहले मीटर में उसकी रीडिंग नोट की जाती है, कितना यूनिट आया, तो एक यूनिट का जो रेट होता है उसको मल्टीप्लाई करके उतना आपको बिल दिया जाता है। इस वजह से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस इनटू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम अपॉन 1000। ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना होता है फ्रेंड्स। इसी फार्मूले से आप जो है बड़े न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का चांस बनता है फ्रेंड्स।
उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 4 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर जो बहुत बड़े क्वेश्चन हुआ, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, रिलेटेड है डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मौजूद था, पूछे जाने का भरपूर चांस था, लेकिन इस बार इसको रिड्यूस कर दिया है फ्रेंड्स। तो अपने को इस चैप्टर में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दिखा, एक लॉन्ग क्वेश्चन दिखा, वो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो अर्थात फ्रेंड्स यदि इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर के आने के भरपूर चांस बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं क्या शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसकी डिफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी बताना है, कम से कम 4 प्रॉपर्टी आप तैयार कर लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, डिफिनेशन, एग्जांपल दे दीजिए, है ना, एग्जांपल थ्रू समझा दीजिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हो, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको असली समझ में आ जाएगा। बचपन में इसका प्रैक्टिकल बच्चे लोग किया करते थे, जैसे नट बोल्ट होता है, बड़ा सा बोल्ट ले लिया, उसमें वायर लपेट दिया और दोनों एंड को ले जा करके ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया गया, 12 वाट की बैटरी जोड़ दिया गया। तो देखते हैं कि जैसे स्विच ऑन करते हैं, है ना, तो जो वायर है उसमें क्या होती है, करंट फ्लो होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो बोल्ट है वो भी एक मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, यहाँ तक कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अट्रैक्ट करने लगता है। इसी बेस पर आपका मैग्नेटिक क्रेन बनाया जाता है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स हम प्लेनिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आप डायग्राम बना करके जो है, डायग्राम बना करके इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल, ये भी 2 मार्क्स का है। और लास्ट में क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट, माने करंट फ्लो कराने की वजह से उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। जैसे कोई भी वायर होता है, वायर में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यदि करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है ड्यू टू करंट, आपको सर्कुलर कॉइल में स्टडी करना है, स्ट्रेट कंडक्टर में यूज करना है, और सोलेनॉइड के रूप में यूज करना है। सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, ये सब हमको स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज आपको ये फिजिक्स का सेक्शन अच्छा समझ में आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके, और जो फिजिक्स का एक हवा बना हुआ है वह दिलो दिमाग से निकल जाए, और यू मे बी द ग्रेट विनर। विशिंग यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।